चलो अब स्टार्ट करें। स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, ओके। तो आपको विजिबल हो जाएगी अभी स्क्रीन ना, दिख रही होगी आपको स्क्रीन, है ना। तो आ जाओ। तो कल जितना लिखा था एरनफेस्ट थ्योरम में, उसके आगे से आज हम पढ़ेंगे ना। तो लिखो, एरनफेस्ट थ्योरम हम लोग कल पढ़ रहे थे ना। सो इफ ए केप इज ऑपरेटर, if a cap is operator or observable, और ऑब्जर्वेबल, मान लो वो ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल है, देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, देन द expectation value of A then the expectation value of A तो वो क्या होती है, ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस तरह से हो जाती है, साइन ए कैप साइन, इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। नाउ आपको इसी का टाइम डेरिवेटिव निकालना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था एरनफेस्ट थ्योरम एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव डिसाइड करती है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी टी तो इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो ब्रासाई, तो पहले तो डिफरेंशिएट होगा ब्रासाई का, और बाकी दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। फिर डिफरेंशिएट होगा ऑपरेटर का, और बाकी दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। और फिर डिफरेंशिएट करेंगे कैट साइन का, और बाकी दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो ये कैट साइन का कर दिया मैंने, और बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। अब इनकी वैल्यूज आपको निकालनी, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। इनमें से आपको बारी बारी से वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ये तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। नाउ अब वैल्यूज कैसे निकालेंगे समझना। सो फ्रॉम श्रोडिंजर इक्वेशन, आपको पता है श्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है, पढ़ी होगी बीएससी में। श्रोडिंजर इक्वेशंस, तो ये होती बहुत सिंपल सी, एच साइन बराबर ई साइन, यही तो होती है। श्रोडिंजर इक्वेशन में क्या होता है, अगर हम किसी आइगन स्टेट साइन के ऊपर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर टोटल एनर्जी ऑपरेटर कहलाता है ना। तो इसकी आइगन वैल्यू एनर्जी प्राप्त होती है, और वापस से वही आइगन स्टेट। तो श्रोडिंजर इक्वेशन इज एन आइगन वैल्यू इक्वेशन। समझ में आया? ये बीएससी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो श्रोडिंजर इक्वेशन का परिचय ये है कि श्रोडिंजर इक्वेशन में क्या होता है, जो एच कैप होता है ना, ये होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो कि टोटल एनर्जी ऑपरेटर कहलाता है। अब
टोटल एनर्जी में क्या होती है, एक तो आती है काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू काइनेटिक, इसे बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑपरेटर। इसका मतलब इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है और इसी के साथ पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर होता है, तो दोनों का सम होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। आप लोग भूल चुके होंगे इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ एक बार। काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका मतलब होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, दैट इज पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये पी स्क्वायर अपॉन 2m, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पोजीशन का फंक्शन होता है, तो प्लस वी एक्स हो गया। ठीक है, अब अगर वन डायमेंशन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि पी केप का वैल्यू कितना होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। तो अगर आप लोग इसका पी स्क्वायर निकालोगे तो माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस और आयोटा का स्क्वायर, फिर एच कट का स्क्वायर और फिर इसका 2 बार स्क्वायर, तो अल्टीमेटली पी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू गुणा एच स्क्वायर। तो एच के बराबर माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, अगर वन डायमेंशन है तो ये सारी बातें केवल आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अगर टाइम डिपेंडेंट, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो आप, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इक्वेशन नंबर 2 है ना, वैसे इतनी ये काम आएगी नहीं। और ई जो होता है वो एनर्जी ऑपरेटर कहलाता है। एनर्जी ऑपरेटर टाइम पर डिपेंडेंट करता है, ये मैंने आपको लिखवाया था कुछ दिन पहले जब हमने ऑपरेटर पढ़े थे, तब लिखवाया था मैंने। ई के हम इसको हम लोग ई एनर्जी ऑपरेटर की फॉर्म में मान सकते हैं। वैसे आइगन वैल्यू होती है ये, बट एनर्जी आइगन वैल्यू एज एन ऑपरेटर ट्रीट की जा सकती है, तो ये एज अ एनर्जी ऑपरेटर की तरह ट्रीट ले सकते हैं। और इसका वैल्यू होता है आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू को हम लोग अगर 2 में पुट कर देते हैं तो 2 में तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, एच कैप साइन लिखा हुआ है, और यहाँ पर ई लिखा हुआ था तो ई की जगह मैंने आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी लिख दिया, तो कोई बुराई नहीं है। मुझे मुझे वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है डेल अपॉन डेल टी, और साइन की वैल्यू निकालनी है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एच कैप अपॉन आयोटा एच कट साइन। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो एक तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है कि आपको एक चीज़ तो मिल गई। आपको क्या मिल गया, आपको ये मिल चुका है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा, जो आपको मिल गया वो ये है, ये चीज़ मैंने निकाल ली, कैट फॉर्म में निकाल लिया डी साइन अपॉन डी टी, यही चीज़ मैंने निकाली है ना, कैट फॉर्म में डी साइन अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल ली, ये रहा कैट फॉर्म में डी साइन अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल ली। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे ये भी निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये भी निकालना है, ब्रा फॉर्म में डी साइन अपॉन डी टी भी निकालना है मुझे। तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, केट को ब्रा में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और केट को ब्रा में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा डेगर लिया जाता है। सो टेकिंग डेगर या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक ही बात है, ऑफ इक्वेशन 4। तो आपने जैसे इसका डेगर लिया तो जो कैट है ना वो ब्रा में कन्वर्ट हो गया, और ये ब्रा में कन्वर्ट होते ही डेल साइन अपॉन डेल टी, एच कैप का भी डेगर आ गया और आयोटा एच कट का भी डेगर आ गया। और आयोटा एच कट का डेगर माइनस आयोटा एच कट होता है, क्योंकि डेगर जो होता है ना वो आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट करता है, और ये जो कैट फॉर्म है ये ब्रा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम जानते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, सिंस मतलब चूंकि हैमिल्टोनियन
इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं हैमिल्टोनियन का डेगर लेता हूँ तो वापस हैमिल्टोनियन ही आता है। और हम जानते हैं कि ये तो हो गया मेरे पास डेल साइन अपॉन डेल टी, बंद करना तो रह गया, बराबर ये तो एच के भी रहेगा और यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट आ जाएगा, बिकॉज एच कट तो कांस्टेंट है। इसको आप नंबर 5 नाम दे दो। ठीक है, अब आपके पास में दो तरह की समीकरण आ गई। पर हाँ, एक और चीज़ याद रखना, डेगर लेने से ऑपरेटर आगे पीछे हो जाते हैं, तो मैं भूल ही गया। मतलब डेगर लेने से होता है कि एच केप अगर राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, या सॉरी लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो राइट पर आ जाएगा। ये चीज़ तो बताना भूल ही गया आपको। तो ये जो है राइट में लिखा हुआ है, तो ये यहाँ आ जाएगा लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि ए केप और बी केप का अगर डेगर लेते हैं तो ये आगे पीछे हो जाता है, मतलब बी केप आगे आ जाएगा और ए केप पीछे पहुंच जाएगा। तो एच और साई अगर लिखा हुआ है तो साई एच हो जाएगा और बारी बारी से डेगर लगा दिया जाएगा। तो साई का डेगर आप लगाओगे तो पहले कैट में था, ब्रा में हो जाएगा। अब आगे देखो, मेरे पास ये 1/h कट रही है। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, बारी बारी से 4 की वैल्यू और 5 की वैल्यू जो है ना, उसको 3 में पुट कर दूंगा। ठीक है ना? तो देखो कैसे पुट करेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशन कौन सी है वो चेक कर लो पहले एक बार। और 4 आपको 5 दिख ही रही है जिसमें कैट डेल साइन अपॉन डेल टी की वैल्यू है। आपको 4 दिख ही रही है जिसमें ब्रा डेल साइन अपॉन डेल टी की वैल्यू है। और 3 नंबर इक्वेशन नहीं, सॉरी 1 नंबर है यार, 3 नंबर नहीं है, तो भूल ही गया। 3 नंबर नहीं है वो 1 नंबर है जहाँ मुझे वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू पुट करनी है और ये वैल्यू पुट करनी है, और इसको तो तुम अभी होल्ड पे रखो, बीच वाली वैल्यू को। तो पहले मैं ब्रा डी साइन अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, है ना? तो मैं नीचे आता हूँ और इस 3 नंबर को मैं 1 नंबर लिखता हूँ। तो मुझे वैल्यू कहाँ पुट करनी है? मुझे वैल्यू पुट करनी है डी अपॉन डी टी इसके अंदर। तो ब्रा में आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस में, क्योंकि ये ब्रा में ही है ना, तो माइनस में 1/h का डायोटा। और ये हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है मतलब साइन, और यहाँ पर एच कैप, यही तो वैल्यू पुट की मैंने। क्यों वैल्यू पुट करी? क्योंकि यहाँ पर ब्रा डेल साई अपॉन डेल टी लिखा था तो मैंने इस तरह पुट कर दिया। और ऊपर ए कैप भी लिखा हुआ है बीच में, तो ए कैप भी रख दो। और फिर कैट में साइन लिखा हुआ है तो कैट में साइन रख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर बीच वाली वैल्यू को तो एच डी रख दो। अगर मैं बीच वाली वैल्यूज़ को ऐसे भी लिखूंगा ना, तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही होता है कि आसपास साइन मल्टीप्लाई में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर पीछे वाली वैल्यू में यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, यहाँ पे ए कैप लिखा हुआ है, बट फिर अब आप आगे क्या लिखा हुआ है? एच कैप और साइन, और साथ में क्या लगा हुआ है? अपॉन 1/, आयोटा एच कट। तो ये बहुत सिंपल सी है। अब मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा कॉम्बिनेशन में। कैसे लिखूंगा? दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो है 1/, आयोटा एच कट। यहाँ पर साइन लिख दो, तो प्लस में क्या है? प्लस में है ए कैप एच कैप, और माइनस में क्या है? एच कैप ए कैप प्लस, ठीक है, ये 1/, आयोटा एच कट। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये तुम्हारे पास कम्यूटेशन ब्रैकेट बन गया ना, ए कैप और एच कैप का। तो d/dt ये हो गया कम्यूटेशन ब्रैकेट, माइनस को हटा दो, तो ये कितना हो गया? प्लस डेल ए कैप अपॉन डेल टी। अब जैसे साइन साइन आसपास लिखे हुए, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका मतलब वो होता है साइन लगाना है, इसका मतलब ये होता है। इसको ऐसे लिखने का मतलब ये कि आपको साइन लगाना है उसके आसपास।
दैट्स इट। ये आपके पास में कहलाती है जनरल एरनफेस्ट थ्योरम, यही आपको यूज़ करनी है। आई बात समझ में? इसे बोलते हैं जनरल एरनफेस्ट थ्योरम। अब इसमें कुछ कंडीशंस, इसको आप इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दो। अब इसमें कुछ कंडीशन होती है, इसके कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। उन रिजल्ट्स में सबसे पहला रिजल्ट ये है, देखो हम लोग लगाते हैं कंडीशन फर्स्ट। सर क्या नीचे से फोर्थ स्टेप फिर से बताना। क्या हो गया? नीचे से फोर्थ स्टेप। नीचे से फोर्थ स्टेप, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये वाली स्टेप। यस सर। देखो इसमें क्या किया मैंने, वैल्यूज पुट करी है। जैसे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 में एक बार चेक करो आप, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रा डी साई अपॉन डी टी, ए केप और साई लिखा हुआ है। तो मैंने ब्रा डी साई अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल ली। ये देखो, ये रही ब्रा डी साई अपॉन डी टी की वैल्यू, माइनस आयोटा एच कट, ये लिखा है ना। मैं उस स्टेप का पहला टर्म यहाँ लिखता हूँ रफ में, ये रफ देखो, वहाँ लिखा हुआ है ब्रा डी साई अपॉन डी टी, ए केप और साई, ये लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू को मैंने लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या लिखी मैंने, -1 अपॉन आयोटा की, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर रहने दो इसको। फिर ये ब्रा है, फिर साई है और ये एच है, तो ये इसकी वैल्यू लिख दी मैंने। ये पहले से ऑलरेडी था तो ऑलरेडी लिख दिया, ये भी ऑलरेडी है तो ये ऑलरेडी लिख दिया। तो ये पहली टर्म आ गई, दिस इज द फर्स्ट टर्म। इज इट ओके? ठीक है, यस सर। ओके। अब सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म में क्या है, ऐसे लिखा हुआ है कि साइन डेल साइन अपॉन डेल टी। तो इधर रफ में देखना, मैंने आपसे पहले कहा है ना कि हम ए केप का एक्सपेक्टेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है कि साइन और साइन को एक बार आप लोग हाइड कर सकते हो, ये हाइड होते हैं। और इसको सिंपली आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। इसका मतलब होता है कि साइन है वो हाइड है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड होता है। तो सेकंड स्टेप समझ में आ गई। यस सर। थर्ड देखो, साइन ए केप और कैट साइन डी साइन अपॉन डी टी। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 3 में, इधर इक्वेशन नंबर ये रही 4 में देखना, आपके पास डेल साइन अपॉन डेल टी लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कैट में ही होता है। तो डेल साइन अपॉन डेल टी इन द कैट फॉर्म, क्या लिखा मैंने इसको, इसको ऐसे लिखा मैंने। तो मेरे पास कैट में डेल साइन अपॉन डेल टी का वैल्यू अवेलेबल है, कैट में डेल साइन अपॉन डेल टी का वैल्यू कितना है, ये। मेरे पास फोर्थ स्टेप ये थी, साइन ए कैप डेल साइन अपॉन डेल टी। तो मुझे इसका वैल्यू निकालना था, तो मुझे इसका वैल्यू मैंने निकाल लिया। कैसे निकाला, इसको नहीं छेड़ा, इसको भी नहीं छेड़ा, 1 अपॉन आयोटा एच कट को छेड़ा, वो तो बाहर है, उसको तो मैंने बाहर लिख दिया, कांस्टेंट है इसलिए। एच कैप है तो उसको तो लिखना पड़ेगा, वो ऑपरेटर है अंदर। फिर ये है तो उसको लिख दिया। दिस इज द थर्ड स्टेप। आई बात समझ में? यस सर। बस खत्म। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे इस तरह से। अब आगे देखो, इसमें कुछ स्टेप्स होती है जिसको हम लोग को देखना है। जैसे मान लो कंडीशन नंबर 1, ये तुम्हारे CSIR नेट में बहुत सवाल आता है इस वाली जगह से, कंडीशन से। इफ ए कैप इज टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट एक और वर्ड होता है जिसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ मोशन, है ना। कांस्टेंट ऑफ मोशन, टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ बेटा कि ए कैप क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन। पूरी मोशन के दौरान ए कैप की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका टाइम डेरिवेटिव जो है वो भी 0 हो जाएगा, और इसका ए कैप जो है वो भी 0 हो जाएगा। ये वैल्यू ऊपर पुट कर दोगे ना आप इक्वेशन नंबर 7 में, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब आगे इसको सॉल्व करोगे तो आगे ये हो जाएगा कि ए केप का हैमिल्टोनियन के साथ में कम्यूटेशन 0 हो जाएगा। ये कंडीशन फॉलो होती है अगर ए केप कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है या ए केप टाइम डिपेंडेंट होता है। इसको याद कर लेना, ठीक है ना। तुमसे पूछा जाएगा CSIR नेट में कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर या कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तो तुम लोग कैसे चेक करोगे? एक एक ऑप्शन को लेना, उसका हैमिल्टोनियन के साथ में कम्यूटेशन लगाना, जो भी ऑप्शन हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेशन को 0 प्रोवाइड कर दे उसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ मोशन कहते हैं। अब एरनफेस्ट की थ्योरम तो ये हो गई। तुम्हारे पहले सवाल का आंसर तो ये हो गया भैया। तुम्हारा पहला सवाल कल क्या था कि किसी भी ऑपरेटर का टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप बोल देना कि इक्वेशन नंबर 7 में शो हो रहा है टाइम डेरिवेटिव, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव। अब आपको बोला गया था कल कि एक एग्जाम्पल दे के बताइए, तो आप एग्जाम्पल दे दीजिए इसमें। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ। एरनफेस्ट की 2 थ्योरम होती है, वो 2 एग्जाम्पल होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए इफ ए कैप इज पोजीशन ऑपरेटर, ये पहला एग्जाम्पल है। देन इसका मतलब ये हुआ ए कैप को मैं पोजीशन ऑपरेटर एक्स कैप लिख देता हूँ। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 7 से क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 डी अपॉन डी टी टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन आयोटा एच कट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द कम्यूटेशन ऑफ ए कैप एच कैप। तो ए कैप का वैल्यू कितना लिख दिया मैंने? एक्स कैप, और एच कैप प्लस एक बार समझना, x और t जो होते हैं ना, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब जैसे मान लो तुम लोग लिखते हो ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो x और y इंडिपेंडेंट है। तो हम जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं ना y का x के रेस्पेक्ट में 0 आता है। फुल डेरिवेटिव तो कुछ ना कुछ आएगा, बट पार्शियल डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी प्रकार से सिंस हम जानते हैं एक्स कैप एंड टी आर, इसको इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब ये है कि इसका टाइम डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी क्या रहेगा? 0। इक्वेशन नंबर 9। अब आगे देखो, हम जानते हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है? p²/2m 1 डायमेंशन के लिए प्लस vx। तो हम लोग अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहते हैं पोजीशन ऑपरेटर की हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से, तो हम लोग क्या करेंगे? पोजीशन ऑपरेटर कोमा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कितना हो जाएगा? p²/2m प्लस vx। तो कम्प्यूटेशन की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? एक्स कैप और ये हो जाएगा p²/2m प्लस एक्स कैप और vx। ये भी पोजीशन है और ये भी पोटेंशियल पोजीशन का फंक्शन है। इसका मतलब दोनों ही क्या हो गए? पोजीशन के फंक्शन है, सेम क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हो गया कि फिजिकली सेम क्वांटिटीज अगर होती है ना, तो उनका कम्यूटेशन हमेशा 0 आता है। ठीक है, केवल इसका कम्यूटेशन निकलेगा। अब वो क्या निकलेगा वो देखते हैं हम लोग। तो 1/2m तो कांस्टेंट है, उसको तो बाहर निकाल लो, और ये एक्स कैप है और ये है हमारे पास p²। तो मैं जानता हूँ कि अगर यहाँ पर हम एक बात जानते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एक्स कैप लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई फंक्शन ऑफ p लिखा हुआ है, तो उसका जो होता है वो क्या होता है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव p के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर आयोटा एच कट, क्योंकि x और p का कम्यूटेशन आयोटा एच कट होता है ना, इसलिए।
तो इसी प्रकार मैं डेरिवेटिव करूँगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा 1/2m, और ये आयोटा एच कट और ये 2p, क्योंकि मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया। तो अल्टीमेटली 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या, आयोटा एच कट पी कैप अपॉन एम। तो ये किसका वैल्यू निकाला मैंने, एक्स कैप और एच कैप का। तो ये इक्वेशन नंबर 10 हो गई। अब मैं इक्वेशन नंबर 10 से वैल्यू और 9 से वैल्यू को कहाँ पुट कर दूंगा, 8 में। तो ये 8 देख लो, इसका वैल्यू मैंने 9 में 0 निकाला है, इसका वैल्यू जो निकाला है वो निकाला ही है, ठीक है ना। तो 9 और 10 से वैल्यू 8 में पुट कर दो, डी अपॉन डी टी ए के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा, आयोटा एच कट पी के अपॉन ये एम, ठीक है, प्लस 0। अब आयोटा एच कट तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा तो कट जाएगा। तो ये मेरे पास x था ना, मैं तो भूल गया, तो x था, तो इसको x लिखो ना। तो अल्टीमेटली dx अपॉन dt एक्स कैप इज इक्वल टू, या फिर 1/m भी बाहर निकाल सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि 1/m कांस्टेंट है ना। तो 1/m कांस्टेंट है, इसलिए तुम उसको चाहो तो बाहर निकाल सकते हो आराम से, ठीक है ना। सर इसको दोबारा बताना, इसको आप दोबारा क्वेश्चन 9 देखो, से नीचे नीचे का। 1 मिनट, इसका 1/m बाहर निकाल लो और केवल एक्सपेक्टेशन को पी पे लगा दो तो सही रहेगा। हाँ, अब पूछो कौन सी स्टेप पूछ रहे हो बेटा। सर क्वेश्चन 9 से नीचे का पूरा बता 9 के नीचे का, दो। ये ना, देखो ये होती है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू, सर समझ में आया। ये होती है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू, समझ गए। अब मुझे x और p का क्या निकालना है, कम्यूटेशन निकालना है। तो मैंने x और h का निकालना है, तो मैंने x के साथ h लिख दिया। अब तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पर कोई ऑपरेटर है और यहाँ पर दो ऑपरेटर एडिशन में होते हैं ना, तो इनका कम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, आगे वाला ऑपरेटर और पीछे वाला एक और ऑपरेटर, फिर प्लस आगे वाला ऑपरेटर और पीछे वाला दूसरा ऑपरेटर, ऐसे निकालते हो ना आप लोग। तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग जब यहाँ पर दो ऑपरेटर एडिशन में है ना, तो मैंने क्या किया, पहले वाले ऑपरेटर से निकाला कम्यूटेशन, फिर प्लस लगाया, फिर दूसरे वाले ऑपरेटर से निकाला। इतनी बात समझ में, इतनी बात, यस सर। ठीक है। ये पोजीशन का फंक्शन है, ये पोजीशन ऑपरेटर है। पोटेंशियल भी पोजीशन का ही फंक्शन होता है, ये भी पोजीशन का ही ऑपरेटर होता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी पोजीशन को डिनोट करता है और ये भी फिजिकल क्वांटिटी पोजीशन को डिनोट करता है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी सेम है और सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का कम्यूटेशन हमेशा 0 होता है, इसीलिए x और vx का कम्यूटेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, यस सर। क्यों नहीं आई यस सर, आगे समझ है। आगे सर। और किसी को डाउट है x और vx का 0 क्यों होता है, क्योंकि vx x का फंक्शन है ना बेटा, vx x का फंक्शन है। तो vx का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लाइक x² हो सकता है, या फिर sin x हो सकता है, या फिर x³ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारी इच्छा, पर वो होगा x का फंक्शन। तो ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो सेम फंक्शन हो गया ना ये। तो कम्यूटेशन 0 होगा हमेशा सेम क्वांटिटीज़ का। तो केवल आगे वाली टर्म बच जाएगी, आगे वाली टर्म में 1/2m कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया। अब x और p² का मुझे निकालना है। तो मैंने आपसे कहा था कि x और fp का अगर हम निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, डेल एफ पी अपॉन जिसका वो डिपेंडेंट है वो, और x का p के साथ कम्यूटेशन, और x का p से हम जानते हैं आयोटा एच कट होता है।
तो मैंने इस तरह से लिख दिया कि भैया आयोटा एच कट और इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2p होता है, तो ये 2p लिख दिया, 2 से 2 कट गया तो ये आयोटा एच कट पी के अपॉन एम। इतनी बात समझ में आई? सर आ गई? जी क्यों महानुभव, इक्वेशन आ नंबर गई 10 सर। तक आ गई कि नहीं आया? हाँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। क्यों धीरज, हाँ सर आ गई। आप पक्का श्योर? हाँ सर। चलो, तो बस फिर x और h का वैल्यू कंप्यूटेशन कितना हुआ, आयोटा h का p अपॉन एम, तो ये ऊपर पुट कर दो। x और h का जो कंप्यूटेशन है वो आप लोग क्या पुट करोगे, आयोटा h कट p अपॉन एम, तो मैंने वही तो पुट किया, आयोटा h कट p अपॉन एम, तो मैंने नीचे वही तो पुट किया, आयोटा h कट p अपॉन एम, तो आयोटा h कट से आयोटा h कट गया और m कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू केवल ऑपरेटर के ऊपर लगता है, अब m थोड़ी कोई ऑपरेटर है, तो उसको तो बाहर निकाल लो, तो ये हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 11। अब आई समझ में बात? या फिर अभी भी डाउट है क्या किसी को? डाउट हो तो बता दो। नो सर। नो डाउट। चलो, अब इसको बोलते हैं एरनफेस्ट फर्स्ट थ्योरम, तो यहाँ लिख लो तुम लोग नीचे, दिस इज द फर्स्ट एरनफेस्ट थ्योरम। तुमने पढ़ी है बीएससी में थ्योरम? भूल गए होगे तुम लोग। फर्स्ट एरनफेस्ट थ्योरम, ये सॉरी, क्लासिकल का एक रूल डिफाइन करती है। क्लासिकल में एक रूल होता है, F बराबर एम वी, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, या फिर F बराबर एम डी एक्स अपॉन डी टी, इसी चीज़ को दर्शाती है थ्योरम। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या होता है, पी अपॉन एम, और वही ये थ्योरम बताती है। बस वहाँ पर वो ऑब्जर्वेबल वेरिएबल होते हैं, लाइक एक्स और पी, ये वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर वो ऑपरेटर बन गए और उनकी एवरेज वैल्यू निकाल ली, बाकी है तो वही रूल ये सेम। अब एरनफेस्ट सेकंड थ्योरम की बात करते हैं, और वो तुमसे डायरेक्टली पूछा जाता है, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर सेकंड, और ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड एरनफेस्ट सेकंड थ्योरम। इफ ए कैप इज मोमेंटम, अगर तुमसे केवल यही पूछा जाए ना तो फर्स्ट मत निकाल देना, फर्स्ट वाला निकालना एक अलग तरीका है। अगर सेकंड पूछा जाए तो सेकंड ही निकालना, जैसा कि कल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखवाया था ना मैं तुमसे, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही था जिसमें तुमसे एरनफेस्ट सेकंड थ्योरम पूछी हुई थी। अगर मान लीजिए ए कैप मोमेंटम ऑपरेटर है, देन ए कैप को आप मोमेंटम ऑपरेटर मान लो पी एक्स की फॉर्म में लिख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 में क्या लिखोगे देखना, टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर 1 अपॉन आयोटा एच कट यही है ना। ए कैप की जगह केवल पी एक्स को रिप्लेस कर दो, यहाँ भी वही सेम रीज़न आ जाएगा कि जो पी एक्स है वो टी पर इंडिपेंडेंट है, सेम लाइन लिख देना कि पी एक्स जो है वो टी से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पी एक्स एक्स का फंक्शन है और टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। सेम लाइन, पी एक्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम, या फिर पी एक्स एंड टाइम बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, ये पी एक्स के एवरेज का टाइम डेरिवेटिव है, ये
पी एक्स का टाइम डेरिवेटिव है, इसलिए ये जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा। तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि सर जब पी एक्स टाइम डेरिवेटिव टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर जीरो हो गया। तो बेटा ये फुल डेरिवेटिव है और ये पार्शियल डेरिवेटिव है। तुम्हें पार्शियल डेरिवेटिव का तो समझ में आता है? पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है जिस तुम्हारे पास दो वेरिएबल है, मान लो तुम्हारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और एक फंक्शन है एक्स वाई। तो अगर मैं इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ ना एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई वहाँ पर कांस्टेंट होगा और केवल एक्स का ही डेरिवेटिव हो पाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में। इसे बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। जिस स्थिति में क्या होता है, पार्शियल का मतलब ये होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे या डेरिवेटिव करोगे केवल वही वेरिएबल होगा, उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, ठीक है। और फुल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि दोनों ही का होगा। जैसे मान लो x का होगा, पहले x को कांस्टेंट रखो y का हो जाएगा, फिर y को कांस्टेंट रखो और x का हो जाएगा, तो दोनों में डिफरेंस है। पार्शियल का मतलब जिसके रेस्पेक्ट में करोगे वही डिफ्रेंशिएट होगा, वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। फुल का मतलब दोनों का होगा 1/1। इस प्रकार से पी एक्स टी पर इंडिपेंडेंट है तो वो उस पर जीरो जाएगा, बट यहाँ पर फुल डेरिवेटिव तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। आगे देखो, अब मुझे निकालना है किसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसको नाम दो 12 नंबर। तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पर पी एक्स, एच का वैल्यू कितना हो गया, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस बी एक्स। तो बारी बारी निकालो, पहले पी एक्स का निकालोगे, फिर पी एक्स का निकालोगे वी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पर ये भी मोमेंटम है और ये भी मोमेंटम है, दोनों सेम वेरिएबल है, तो मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव क्या हो गया, हमेशा जीरो आएगा। मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो ही आएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो इसका मतलब हमारे पास पी एक्स और एच हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करते करते हम लोग कहाँ पे आ गए, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर पी एक्स का वैल्यू तुम लोग जानते हो क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी डेल अपॉन डेल एक्स। तो माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, तो ये माइनस आयोटा तो कुछ भी कॉन्स्टेंट बाहर निकालो। अब मैंने आपसे कहा था कोई भी ऑपरेटर बिना फंक्शन के अधूरा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक वेव फंक्शन अप्लाई कर देते हैं ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स तब तक अधूरा है जब तक कि कोई वेव फंक्शन ना आ जाए। ये आ गया वेव फंक्शन। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स और वी साइन माइनस वी आ गया जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स और साइन। कैसे लिखा मैंने ये मैंने ऐसे लिखा, अगर कोई कम्प्यूटेशन होता है ना ए बी का, तो उसको हम लोग ए केप बी केप लिखते हैं, मतलब डेल साइन वी, फिर माइनस बी केप ए केप लिखते हैं, मतलब वी डेल साइन। तो डेल साइन वी लिखोगे तो दोनों आ जाएंगे ऑपरेशन में। अब अगर दो फंक्शन ऑपरेशन में होते हैं तो बारी बारी से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले साइन को कांस्टेंट रखो, वी का कर दो, प्लस वी को कांस्टेंट रखो और साइन का कर दो। और ये तो चल ही रहा है जो चल रहा है। तो ये और ये सेम हो गए ना। अब केवल इतना बच गया मेरे पास, कितना बच गया, पी एक्स और एच बराबर माइनस आयोटा एच कट अब आप लोग साइन को कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, पी एक्स और एच, साइन साइन कंपेयर कर लो तो कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट डेल वी अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन नंबर 13। अब इसकी वैल्यू 13 की वैल्यू आप ऊपर पुट कर दो। 13 की वैल्यू को उठा के और कहाँ पुट कर दोगे, 12 नंबर में पुट कर दो। नंबर आयोटा एच कट, ये तो लिखा हुआ है, जीरो हो ही गया। तो 13 को उठा के 12 में पुट कर दो। तो 13 को उठा के 12 पुट कर दो। तो
यही तो निकालना, टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। अरे यार, टाइम डेरिवेटिव of expectation value of momentum operator is simply equal to 1 upon iota h cut minus del v upon del x 1 upon iota h cut, sorry multiply by iota h cut, तो माइनस आयोटा एच कट, आयोटा एच कट से आयोटा एच कट गया तो माइनस को बाहर निकल, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, दैट्स इट, हो गया ना। तो ये कहलाती है एरनफेस्ट की दूसरी थ्योरम। समझ में आ गई बात? और यही तुमसे कल पूछा हुआ था, है ना। इसको v भी लिख सकते हैं और आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, v इज़ अ फंक्शन ऑफ x, एक ही बात है, क्योंकि v x का फंक्शन है, तो तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एरनफेस्ट थ्योरम थी जहाँ से सवाल बनता है और बहुत अच्छा सवाल बनता है, ठीक है। तो इसको तुम्हें ढंग से याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना, ये सवाल यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है ना।